आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बरगी थाना अंतर्गत लूट की वारदात करने वाले 3 नाबालिग लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। थाना बरगी अंतर्गत बरगी नगर में विजय कुमार प्रजापति उम्र 32 वर्ष निवासी गोपाल होटल के पास घमापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर लगभग 12:30 बजे अपने घर से बरगी डैम हीरो होंडा CD डिलक्स मोटरसाइकिल से घूमने आया था, जहां से वापस लौटते समय मेकल रिसोर्ट के पास पहुंचा। देखा कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही थी तो वहां वापस मुड़कर ग्वारी टोला कच्चा रास्ते से जबलपुर जाने लगा। तभी आगे सुनसान रोड पर बिना नंबर काले रंग की मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए और उसे रोककर धमकी देते हुए उसे अपना मोबाइल वीवो कंपनी कीमत लगभग 10,000 और पर्स जिसमें 500 रुपये, आधार कार्ड, ATM कार्ड थे। एक विजय प्रजापति नाम के फरियादी हैं। ये कल इन्हें बताया कि ये बरगी नगर तरफ गए थे, वहाँ पे मोटरसाइकिल और इनका मोबाइल और करीब कुछ रुपए कुछ 3 जो है नाबालिग बालकों द्वारा इनका लूट लिया गया है। और इनने जैसे ही चौकी पे रिपोर्ट की तो तत्काल हमारी पुलिस एक्टिव हो गई और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार वाहन चेकिंग लगी हुई थी। तो उस दौरान जो है ये तीनों नाबालिग मोटरसाइकिल के सहित जो है पकड़े गए हैं और जब इनसे पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि एक और मोबाइल इनने जो है बरगी में भी छुड़ाया था, जो वो भी रिकवर हुआ है। तीनों आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पे लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसमें प्रकरण में साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये कोई इनका आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड है? तीनों नाबालिग हैं जैसा कि आपको बताया। अब बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो भी आएगा उस पर शामिल किया जाएगा केस डायरी में। फरार 307 के पुराने बदमाश को आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद दबोच लिया है। आरोपी पर घर आया और फिर शहर से बाहर भागने की फिराक में था, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को चेरीताल चौक के हरदोल मंदिर से दबोच लिया है। जानकारी अनुसार CSP प्रभात शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेश उर्फ बिज्जू रावत पिता जमुना प्रसाद रावत चेरीताल दमोह नाका का निवासी है, जिसके खिलाफ वर्ष 1991 में धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसे अदालत में 324 में बदल दिया गया है और आरोपी को सजा दी थी, लेकिन आरोपी फरार हो गया था, जिसके खिलाफ स्थायी वारंटी जारी हुआ। फरारी के दौरान आरोपी नागपुर सहित इंदौर में रह रहा था और पुलिस को धमकी दे रहा था। बहुत पुराना अपराधी पकड़ा गया, 307 का वारंट था उसका। राजेश रावत कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चेरीताल के रहने वाले हैं और इनके द्वारा 307 में घटित किया गया था, जिससे अदालत में इनको सजा हो गई थी। वो धारा पे तनवीन करके 324 के अंतर्गत सजा हुई थी और अदालत के आदेश के अंतर्गत इनको 3 महीने की सजा काटना है, इसके लिए एक वारंट निकला हुआ था। तो जो काफ़ी समय से लुक छुप रहे थे, कहीं बॉम्बे जा रहे थे, कहीं इंदौर जा रहे थे, इस तरीके से वो कभी पकड़ नहीं आ रहे थे। मुखबिर की सूचना पर उनको भी पिछले दिनों उसको पकड़ा गया है और अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उनको जेल में भिजवा दिया गया है। पदोन्नति की मांग को लेकर आज खमरिया फैक्ट्री के कर्मचारी संघ इंटक के सदस्यों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लंबे समय से पदोन्नति की मांग को लेकर इनके द्वारा मांग उठाई जा रही है, लेकिन जब प्रबंधन ने इसकी लगातार अनसुनी की तो इन लोगों का सब्र का बांध फूट पड़ा और इन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर कर्मचारी संघ नेता आनंद शर्मा का कहना है कि लगभग 12 वर्ष से कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर मात्र 3 लोगों द्वारा न्यायालय की शरण ली गई, लेकिन फैक्ट्री प्रबंध अब 12 से कर्मचारी की पदोन्नति यह कहकर लगातार चल रहा है कि यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। प्रदर्शन चल रहा है, किन मांगों को लेकर? आज सुरक्षा कर्मचारी खबरिया इंटक के हमारे तमाम नौजवान साथी अपनी 2 पीड़ाएं लेकर यहाँ इकट्ठे हैं। एक हमारी सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि पिछले 1 साल से करीब 1250 कर्मचारी प्रमोशन से वंचित हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। उन कर्मचारियों को प्रमोशन दिलाने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे देश के केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम कर्मचारी जो NPS के दायरे में हैं, उनका भविष्य संकट में है, उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है। पूरे देश में NPS एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और NJCA ने उस मुद्दे के लिए हमको राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम दिया है। उसका आज का आंदोलन उस कार्यक्रम का भी हिस्सा है। तो इस तरह से 2 मुद्दे हमारे, एक खबरिया कर्मचारियों का प्रमोशन और दूसरा कर्मचारियों के लिए NPS को समाप्त कराना। इन 2 मुद्दों को लेकर गांधीवादी तरीके से हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं और रघुपत राजा और राजा राजा हम गा रहे हैं।
और सबको सद्बुद्धि दे भगवान गा रहे हैं और यही हमारा अभियान चलता रहेगा। नहीं होती है मांगे तो आगे आपका क्या? ऐसा है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, इसमें पूरा दिया है। हमारा जो एनपीएस का पूरा आंदोलन है उसमें हर महीने आपको 3-4 प्रोग्राम करने हैं और आप आखिरी में फिर दिया है कि हम अगस्त में जाके पूरा भारत बंद करेंगे, तमाम आम हड़ताल करेंगे। मतलब क्रमिक है ये, मतलब क्रम से हम लोग शुरू किए हैं और अंत इसका जो है हड़ताल से और पूरा राष्ट्रव्यापी बंद से होगा। अरुण दुबे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष INDWF, सदस्य JCM2, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। शुरू करके बता दीजिएगा ना। आज आयुध निर्माणी खमरिया में ये बहुत खुशी की बात है कि खुशी इसीलिए क्योंकि हम लोग गांधीगिरी को अपना रहे हैं और दुख इस बात का कि हमारे नौजवान साथी जो आज 1 साल से लगभग प्रमोशन से वंचित हैं, पात्र होने के बावजूद भी, मात्र 3 कर्मचारियों ने यहाँ पे कोर्ट केस किया है और उसकी वजह से 1200 कर्मचारियों का पदोन्नति इन लोगों ने रोक के रखा है। और आए दिन सिर्फ यही बात होती है, जितनी बार हम लोगों ने पत्राचार किया है कि न्यायालय की शरण में गए हैं वो लोग, न्यायालय का मामला है, न्यायालय का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 320 धारा 320 कहती है कि किसी एक कर्मचारी की वजह से आप 1200-1000 लोगों का प्रमोशन नहीं रोक सकते। उसके बावजूद महाप्रबंधक महोदय ने हमारे आयुध निर्माणी खमरिया का प्रमोशन रोक के रखा है। आज सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक ने इसको आगाज करते हुए, गांधीगिरी से आगाज करते हुए आज ये मैसेज दे रहे हैं महाप्रबंधक महोदय को सद्बुद्धि आए, क्योंकि हम लोग आज बिना लंच किए हुए यहाँ पे बैठे हैं और महाप्रबंधक महोदय जब घर जाएं तो ये सोचे कि मेरे नौजवान साथी जो उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, नॉन फिलिंग से फिलिंग जाके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनके बारे में सोचे कि वो स्किल्ड बनना है, उसको HS2 बनना है, HS1 बनना है, वो आज सोचे। हम लोग इसलिए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उसके बाद 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम लोग मेल के माध्यम से फील्ड ऑफिस पुणे, हमारे MIL में सारे जगह पे हम लोग अपने कर्मचारियों से मेल कराएंगे और उसके बाद ये सिलसिला यही नहीं थमेगा। उसके बाद फेडरेशन के माध्यम से सारे कर्मचारियों के आवेदन हम लोग रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव के पास पहुंचाएंगे। बस हमारा अभी एक ही मुद्दा है, हम लोग जिसके लिए यहाँ पे बैठे हैं वो है मुद्दा प्रमोशन। किसी भी कंडीशन में हमारा प्रमोशन होना चाहिए, हम लोग इतना ही चाहते हैं। मेरा नाम आनंद शर्मा, महामंत्री सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक। जबलपुर में पार्किंग की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है। सघन बसपा और जनसंख्या का विस्तार यातायात के लिए चुनौती बना हुआ है और सही कसर ओवरब्रिज निर्माण ने कर दी है, जिसको लेकर यातायात पर भी दबाव बढ़ा है। वर्तमान में इन्हीं चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शेंडे की है, जिसको लेकर प्रदीप कुमार शेंडे कहते हैं कि उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जबलपुर का यातायात व्यवस्थित रूप से चले, लेकिन वर्तमान में निर्माण कार्यों के चलते यातायात में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। हालांकि यातायात पुलिस सड़कों पर वाहन खड़े करने वालों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। वहीं जबलपुर में पार्किंग की समस्या को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसके लिए नगर निगम से चर्चा की जा रही है। चालू करें। हाँ, जबलपुर शहर में यातायात की लेकर के निरंतर शिकायतें भी आ रही है और समस्या भी आ रही है और उसका हम लोग निराकरण भी कर रहे हैं। पार्किंग को लेकर के समस्या बनी रहती है क्योंकि मार्केट कंजस्टेड है इसमें और कई सारी जगह पे हमारी पार्किंग की व्यवस्था अभी नहीं बनाई जा रही है। इस वजह से कुछ स्थानों पर लोग पार्क कर देते हैं, किंतु हम उनके विरुद्ध निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और हम उसको टो करके ला रहे हैं, उस पर फाइन भी कर रहे हैं जो अवैध रूप से इधर उधर उटपटांग ढंग से पार्किंग कर देते हैं, जिससे यातायात में बाधा पहुँच रही है। उनके विरुद्ध हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही हम पार्किंग का नगर निगम से मिल करके सामंजस्य स्थापित करके नई पार्किंग के लिए प्लेस भी हम डिसाइड करेंगे, ताकि इस प्रकार से जो पार्किंग के कारण उटपटांग पार्किंग के कारण जो यातायात में दिक्कतें आ रही है उसको हम शीघ्र दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी की दक्षिण पश्चिमी विकास यात्रा पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज दक्षिण पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुआ है। अनेक योजनाओं की सौगात यहां पर दी गई है, साथ ही प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास और लाडली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र भी दिए गए, साथ ही पेंशन के स्वीकृत पत्र भी दिए गए। विकास यात्रा के माध्यम से सभी हितग्राहियों को योजना की स्वीकृति पत्र यहां मौके पर दिए जा रहे हैं। लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और उन समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। विकास का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जा रहा है। तो उस समस्या के निराकरण के लिए भी सरकार प्रयास करे, काम करे। इस उद्देश्य को लेकर ये विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में
गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, घर-घर तक पहुंच रही है और वास्तव में ये विकास यात्राएं एक विकास का महायज्ञ है। ये जनता के कल्याण का एक महायज्ञ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति और उनका जो संकल्प है कि समाज के हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उस दिशा में एक ये महत्वपूर्ण प्रयास है। सर, विकास यात्रा दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुई है, काफी स्वागत। देखिए, आज दक्षिण पश्चिम विधानसभा की विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ है। अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी यहाँ पर हुआ है। अनेक योजनाओं की सौगात यहाँ पर दी गई है। प्रमाण पत्र यहाँ पर, स्वीकृति पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र दिए गए हैं। हमारी लाडली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। पेंशन के स्वीकृति पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो सभी हितग्राहियों को सभी योजनाओं के स्वीकृति पत्र यहाँ विकास यात्रा के माध्यम से मौके पर ही दिए जा रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं की जानकारी विकास यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है और इस तरह से एक विकास यात्रा को लेकर लोगों में एक अपार उत्साह है और सरकार विकास यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, घर-घर पहुंच रही है और लोगों की समस्याएं भी सुन रही है, समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है और योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण भी हो रहा है। तो एक विकास का महायज्ञ पूरे प्रदेश में विकास यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। पूरे प्रदेश में ये विकास यात्राएं चल रही हैं। देखिए, इस सप्ताह हम लोग शहरी क्षेत्रों में जो ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास के पट्टे नहीं है, उनको नीति लेकर आ रहे हैं और शीघ्र शहरी क्षेत्रों में भी सभी को आवास के पट्टे वितरण का कार्य अभियान के रूप में प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, हमारा जो बजट आया है भारत सरकार का, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अब सबको फ्री राशन, जो पात्र हितग्राही हैं उन सबको फ्री राशन दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस के लोग सब सपने देख रहे हैं। अब कांग्रेस का कोई भविष्य न देश में है न मध्य प्रदेश में है और जब मौका मिला था तब तो सरकार चला नहीं पाए और अब तो ये सपने देखने जैसा है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में बनेगी। मौलाना मदानी के विवादित बयान पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने मौलाना मदनी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वीडी शर्मा ने कहा कि मौलाना यह भूल गए हैं कि वह भारत में रहते हैं, किसी अरब देश में नहीं। जिन लोगों का मदनी जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भारत को लूटा है, भारत की संस्कृति और जमीन पर हमला किया है, इसलिए अब देश अत्याइयों और हमलावरों का नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि वो भूल गए वो कहाँ पर हैं। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आतताइयों का नहीं है। ये देश इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है। इस भारत के ऊपर संस्कृति और भारत के उन मान बिंदुओं पर प्रहार करने वाले लोगों का देश नहीं है। जिन लोगों की वो नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है, इस देश पर आक्रमण किए हैं, इस देश के मान बिंदुओं पर आक्रमण करके प्रभावित करने का जो काम किया, ये आप भारत, परम पूज्य सरसंघ चालक जी या देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानी नरेंद्र मोदी जी, ये वो व्यक्तित्व हैं जो 24 घंटे 365 दिन
इस भारत के लिए, मातृभूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर करके काम करने वाले लोग हैं, वो याद रखें, ये देश आताताइयों का नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं जो नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, उनके जो परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। चाहे वो बड़वानी के अंदर हो, चाहे धार के अंदर हो, जो ट्राइबल क्षेत्र से जहां चुनाव नहीं हुए थे वहां चुनाव संपन्न हुए और उनमें हर नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा है। ये हमारे नेतृत्व के ऊपर जनता का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत और संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। साथ में एक बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि इंदौर के अंदर, इंदौर के महापौर, युवा नेता, हमारे युवा महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में एक नया नवाचार कि इंदौर स्वच्छता की राजधानी देश के अंदर 6वीं बार उन्होंने परचम फहराया। तो आज ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड जारी करके भारत के अंदर इंदौर ने पुनः नया नवाचार करके देश के अंदर स्थान बनाने का काम किया है। मैं इसके लिए इंदौर के महापौर भाई पुष्यमित्र भार्गव, वहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और सभी शासन प्रशासन के वो लोग जो इस काम में लगे, उन सबको बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। विकास यात्राएं जिस प्रकार से आज हर विधानसभा के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का एक नया जो पद्धति विकसित की है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बन करके सभी जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानीय विधायक अपने अपनी विधानसभाओं में विकास के मुद्दे पर लेकर के निकले हैं और विकास यात्रा में नए नवाचार जो कर रहे हैं, एक नहीं कई प्रकार की चीजें अलग अलग जिलों के अंदर उभर करके आ रही हैं कि कोई फाइलेरिया को लेकर के काम कर रहा है, कोई किसी मुद्दे पर काम कर रहा है, किसी ने कैंसर पेशेंट को लेकर के काम किया है, किसी ने वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट पर बेहतर काम किया है। ऐसे एक नहीं, जन भागीदारी की दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार से काम, नए नवाचार के साथ लोग जो काम कर रहे हैं, तो विकास के इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी के पर्याय बन करके सभी जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानीय विधायक अपने अपनी विधानसभाओं में विकास के मुद्दे पर लेकर के निकले हैं और विकास यात्रा में नए नवाचार जो कर रहे हैं, एक नहीं कई प्रकार की चीजें अलग अलग जिलों के अंदर उभर करके आ रही हैं कि कोई फाइलेरिया को लेकर के काम कर रहा है, कोई किसी मुद्दे पर काम कर रहा है, किसी ने कैंसर पेशेंट को लेकर के काम किया है, किसी ने वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट पर बेहतर काम किया है। ऐसे एक नहीं, जन भागीदारी की दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार से काम, नए नवाचार के साथ लोग जो काम कर रहे हैं, तो विकास के इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मैदान में उतर करके विकास यात्राएं भी इतिहास बनाने का काम कर रही हैं। और इस दिशा में आज मैं कहूँ, हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए जो हितग्राही हैं, उन्हें तो हम सम्मानित भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको सम्मानित करने का भी नए लोग नवाचार कर रहे हैं। साथ में ही जो लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं, अगर वो वंचित हैं, तो उन्हें ऑन द स्पॉट रजिस्टर्ड करके उस योजना का उन्हें लाभ मिले। ये भी बड़ा अभियान हमारी सरकार ने विकास यात्राओं के माध्यम से लिया है। मैं इस बात के लिए हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी जनप्रतिनिधियों को इस बात की बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी ने अदानी समूह के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप को देश का सबसे बड़ा महाघोटाला बताया। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी के साथ अध्यक्ष गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। अडानी समूह के आम आदमी पार्टी नेता पंकज सिंह ने कहा कि अडानी का घोटाला पकड़ा गया है। हिडेनबर्ग ने तो अमेरिका, ज्ञापन आदि देशों की कंपनियों का घोटाला उजागर किया। उन देशों के उद्योगपति ने यह कहा है कि ये उनके देश पर हमला है। अगर ये देश पर हमला है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी को जरूर बोलना चाहिए, लेकिन वो खामोश बैठे हैं।
आज की पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज ये पत्रकार वार्ता कुछ विशेष विषयों को लेकर बुलाई गई है। आप लोग लगातार सड़क से लेकर संसद तक देख रहे हैं, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक देख रहे हैं कि किस तरीके से देश के संसाधनों को लुटाकर किसी एक शख्स को न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 2 का अमीर व्यक्ति बनाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जी की, जो जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, अडानी जी की कुल संपत्ति थी 37,000 करोड़ रुपए। वो संपत्ति 2018 में बढ़कर हुई 59,000 करोड़ रुपए। वो संपत्ति 2020 में बढ़कर हुई 2 लाख करोड़ रुपए और वही संपत्ति 2022 में 13 लाख करोड़ रुपए हुई, जिससे वो दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने। और आप अगर देखें तो इस देश में आकाश से लेकर पाताल तक की जो सुविधाएं हो सकती हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोयले की खदानें हो, चाहे नदियां हो, पानी की सुविधा हो या सी पोर्ट हो, सब कुछ अडानी जी को दिया गया है। देश के अंदर तो दिया ही गया है, दुनिया भर में उनके व्यापार को फैलाने में मदद की गई है। आप देखें कि बांग्लादेश में बिजली का ठेका, श्रीलंका में बिजली का ठेका, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग का ठेका, मॉरिशस में कंपनी चलाने का ठेका, जो टैक्स हेवन देश बोले जाते हैं, कैरेबियाई देश, उन देशों में क्योंकि बहुत सारी बाध्यताएं नहीं होती, उन देशों में इनकी कंपनियां लगी और वहां पे कुछ पैसा पहुंचाया गया और इधर उधर करके उसको मैं विस्तार से भी समझा सकता हूं, रख सकता हूं, थोड़ी बहुत इकोनॉमी हम लोग समझते हैं। उस वहां पे कंपनियों को लगाकर उनके द्वारा बाकी जो कंपनियां उनका शेयर कैसे बढ़ाना है, ये तमाम काम किए गए। और इतना ही नहीं, जब अडानी ग्रुप घाटे में जा रहा था तब 84,000 करोड़ रुपए का कर्जा अडानी ग्रुप का सरकार ने माफ किया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देने का काम भारत सरकार के इशारे पर यहाँ के बड़े बड़े उपक्रम, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी जी को मिल जाता है। एक आम आदमी, एक कोई मजदूर, कोई मिडिल क्लास व्यक्ति, किसान आदमी अपनी बेटी की शादी करना हो, अपना इलाज कराना हो, अपनी जमीन गिरवी रख के भी उसे कर्जा चाहिए तो चप्पलें घिस जाती हैं कि वो 2.5 लाख रुपए का कर्जा पा जाए। पाता नहीं, मिलता नहीं। और उस देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा यूं ही दिया जाता है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और बाकायदा सत्ता पे बैठे लोगों का इसमें हाथ है। ये पैसा जो विदेशों के माध्यम से कैरेबियाई देश हो या मॉरिशस हो या अन्य जगहों में जो ये पैसा लगा, क्या वो काला धन है, क्या वो भाजपा के नेताओं का था जो घुमा फिरा के अडानी जी के माध्यम से उनका शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ाने का काम किया, या इसमें कहीं मोदी जी का क्या भूमिका है? इन सब चीजों पे आम आदमी पार्टी संसद से लेकर हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में लगातार सदन में आवाज उठाई जा रही है। हमारी पार्टी लगातार इस मामले में प्रदर्शन भी कर रही है कि जेपीसी की निगरानी पे जांच होनी चाहिए। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक आम आदमी कोई कर्जा ले ले तो उसे जेल भेजने में ये लोग देर नहीं लगाते, तो अडानी जी ऐसे क्या खास हैं कि ये सब हो रहा है? तो इसमें जांच हो। इस जांच की मांग को लेकर न केवल मीडिया के साथियों के माध्यम से हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं, बल्कि देश के सभी राजधानी मुख्यालयों में आम आदमी पार्टी कल प्रदर्शन करेगी। उसी सिलसिले में भोपाल में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई यहां प्रदर्शन करेगी और आप सब साथी सादर आमंत्रित हैं। हमने इसकी सूचना प्रशासन को भी दी है। ये मैं एक नागरिक होने के नाते, हम लोग भी LIC में विश्वास करते हैं, थोड़े 2 पैसे बचाने का काम करते हैं।
SBI में खाता खुलवाते हैं। मैं ये अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि चूंकि सरकार में बैठे लोग अगर ये समझ रहे हैं कि उनको कोई नहीं देख रहा, जो वोटर है लोकतंत्र में, जो लोक मालिक है, जनता मालिक है, उनको कोई नहीं देख रहा, तो जो भी मन आया, जिसको मन आया, उन्होंने लुटा दिया। 2014 से 22 के बीच में कितनी गुना संपत्ति बढ़ गई। 37,000 करोड़ से 13 लाख करोड़ तक का सफर कैसे ये तय कर लिया अडानी जी, ये सोचनीय विषय, विचारणीय विषय है। जबकि देश की बड़ी संख्या में आबादी गरीबी में जी रही है, फ्री में राशन की डिमांड कर रही है, शिक्षा के लिए। बरेला थाना अंतर्गत बरगी दाई तट नहर में डूबे 16 वर्षीय बालक का गुरुवार को शव मिल गया। एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शिंदे ने जानकारी देते हुए बताया कि पैर फिसलने से डूबने के चलते बालक नहर में फंस गया है। उसे डूबने से उसकी मौत हो गई है, लेकिन बालक का शव ढूंढ नहीं जा सका। इसके बाद दूसरे दिन गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम ने बालक के शव को घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर उतारा हुआ मिला। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बरेला पुलिस ने बताया कि पनागर निवासी खेतों में काम करने वाला मजदूर हिनोतिया स्थित खेत में काम कर रहा था। उसके साथ उसका 16 वर्षीय बालक भी रहता था, जो बरगी नहर के किनारे पट्टी पर बैठा हुआ था। इसी में बालक का पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गया। कल बरेला में हिनौती गांव के पास में जो बरगी नहर है, उसमें एक युवक की डेड बॉडी तैरती हुई होने की सूचना मिली थी। उस पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची थी और डेड बॉडी को गांव के लोगों के सहयोग से बाहर निकाला था। उसकी पहचान शुभम भूमिया के रूप में हुई है और ये लगभग 16-17 साल का बच्चा था। इस पे अपन ने मर्ग पंजीबत कर लिया है और मर्ग पंजीबत करके इसमें अभी इंक्वायरी कंटिन्यू है। इसमें भी जो एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं आए हैं कि किसी प्रकार का इसमें अपराध हुआ है, पर मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, जांच में है। जो भी इसमें एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। जो भी आरोपियों को उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।